यस, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, पूरे इसके मैकेनिज्म क्या, उसको चीजों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म, इसका पीछे क्या फिजियोलॉजी है ना। तो कौन से टर्मिनोलॉजी है, उसको वन बाय वन हर तरह के प्रेशर, मसल्स और फिर लॉ, कौन कौन से फिजिक्स के लॉ लगते हैं, उन सारी चीजों को हम समझेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, हमारा टारगेट ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ड्यूरिंग नॉर्मल क्विक ब्रीथिंग, जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग के अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग टेक्निक, एक फास्ट ब्रीदिंग है, क्विक ब्रीदिंग है और स्लो ब्रीदिंग, स्लो डीप ब्रीदिंग है। तो जब हम नॉर्मल तरीके से क्विक ब्रीदिंग करते हैं, जैसे हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो मेरे इस दौरान क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन भी हो रही है और एक्सपायरेशन भी हो रही है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है, क्विक ब्रीदिंग में जैसे सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशन क्विक ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब हम अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहे हैं, और एक्सपायरेटरी सांस लेने का काम, सांस छोड़ने का काम अपने आप हो रहा है। तो सांस लेने का काम हम थोड़ी सी एनर्जी लगा रहे हैं, उसमें अपनी कॉन्सियसनेस यूज कर रहे हैं, तो वो एक्टिव प्रोसेस होगा। और एक्सपायरेटरी फेज जिसमें पैसिव है, पैसिव मतलब प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, अनकॉन्सियसली हो रहा, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी फेज। जैसे एग्जांपल लेते हैं कपालभाति। कपालभाति में क्या है, एक्सहेलेशन क्या होगा, पैसिव होगा कि एक्टिव होगा? एक्टिव सर। एक्टिव होता है, क्योंकि हम उसमें एनर्जी लगा रहे हैं और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सेल करके एनर्जी से बाहर निकालते हैं। और श्वास लेने का काम अपने आप होता है, इसलिए जो इनहेलेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक। लेकिन जैसे भस्त्रिका कर रहे हैं, तो भस्त्रिका में क्या होगा, इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी, दोनों क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। ठीक है, दोनों में हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्सियसनेस का यूज कर रहे हैं। बट इन हैवी एक्सरसाइजेस, जैसे ये तो हम प्राणायाम की बात की, लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन में एक्सरसाइज भी करते हैं, आसन भी करते हैं, उसमें दोनों फेज, एक्सपायरेटरी फेज और इंस्पायरेटरी फेज, दोनों क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सा मसल्स एक्टिव है, कौन कौन सा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होता है रिस्पायरेशन में। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीजें हैं, मसल्स हैं, प्रेशर है। ठीक है, इन चीजों को वन बाय वन हम देखते हैं। पहले मसल्स को देखते हैं कि कौन कौन सा मसल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है। तो हम मसल्स देखे जाए तो मैंने हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हर चीज में क्या होता है, गॉनिस्ट एगोनिस्ट, मतलब एक मसल्स एक्टिव हो रहा है, दूसरा पैसिवली काम करेगा। तो यहाँ भी ये भी जहां भी मसल्स फंक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वहां पे दो टाइप्स के मसल्स होंगे। तब यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, तो मसल्स की बात, मसल एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है थोरैसिक केज में। ठीक है, तो इसमें दो तरह का मसल्स देखा जाता है, क्या क्या, इंस्पायरेटरी मसल्स क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी मसल्स मतलब ऐसे मसल्स हो गए जिसमें हम इनहेलेशन प्रोसेस हो, जो इनहेलेशन में हेल्प करे। ठीक है, इंस्पायरेटरी मसल्स ऐसे मसल्स होंगे जो इनहेलेशन में हेल्प करे। और इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक प्राइमरी और एसेसरी। प्राइमरी मतलब ये जो मेनली इन्वॉल्व है, और एसेसरी मतलब जो साइड से हेल्प करता है। ठीक है, उसको एसेसरी मसल्स कहते हैं। क्या बताया मैंने इंस्पायरेटरी मसल्स में, इंस्पायरेटरी मसल्स जो इनहेलेशन में हेल्प करे, सांस लेने में हेल्प करे एक्टिव तरीके से, और उसमें भी दो तरीका, एक प्राइमरी जो पूरा इंटेंसली मतलब पूरा 100% पार्टिसिपेट कर रहा है, और एसेसरी मतलब साइड मसल्स हैं जो साइड वेज से हेल्प करता है। ठीक है, तो प्राइमरी और एसेसरी दो तरह के मसल्स। दूसरा बात करते हैं एक्सपायरेटरी मसल्स। एक्सपायरेटरी मसल्स में ऐसे मसल्स आते हैं जो क्या कहते हैं कि डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी और एसेसरी। इसमें भी सेम चीज होगा कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और थोड़ा दूसरा है पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एसेसरी मसल्स। ठीक है, अब इंस्पायरेशन में और क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारा प्रेशर, क्या होता है, प्रेशर किसका, हमारे इंट्रा जो हमारा थोरैसिक केज है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे प्रेशर है, उसी के डिपेंडेंट करता है पूरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, ब्लड का फ्लो भी उसी पे डिपेंडेंट होता है, उसको देखेंगे अभी आगे क्या होगा। तो मूवमेंट्स ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू,
दो तरह का प्रेशर मेनली मेजर तरीके से देखा जाता है, तीन तरह का मेनली। ठीक है, क्या क्या है? पहला इंट्रापिल्यूरल, या तो इसे इंट्रापिल्यूरल फिर इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कहते हैं, दो नाम से जाना जाता है, इंट्रापिल्यूरल और इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ठीक है, दूसरा है अल्विलर और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अल्विलर और इंट्रापल्मोनरी दो चीज है, इस पे डिपेंड करता है, तो इनको भी डिटेल में आगे लेंगे हम क्लास में। और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, इनको भी लेंगे। इंट्राप्लूरल के जो प्लूरल के जो बीच में प्लूरा, प्लूरा क्या होता है? दो लेयर के बीच का एरिया है, इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जो विसरल पैराइटल और ये इंट्रा विसरल और पैराइटल दो के बीच में लेयर है। आपको आगे आगे हम डायग्राम के साथ दिखाएंगे, स्लाइड में आएगा। फिर एल्वेलाई में, जो एल्वेलाई के अंदर जो प्रेशर होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और ट्रांसपल्मोनरी। ठीक है, तो इन चीजों को आगे डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम मसल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में? मसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मसल्स की बात की जाए तो हमारे बॉडीज में जो मसल्स हैं, इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, ये बहुत ही अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं और अलग अलग मेथड्स प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है डायफ्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये एकमात्र क्या है, बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल्स हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है स्केलेटल मसल्स है। और कोई स्केलेटल मसल्स का बताइए जो थोड़ा बहुत बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, कोई बताएंगे? सर हार्ट में जो मसल, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल नहीं, वो तो कार्डियक मसल नहीं है, स्केलेटल पूछा सर, सॉरी। स्केलेट टंग है सर। पेक्टोरलिस मेजर माइनर, ये बाहर के है। ये जो टंग है ना, थोड़ा इंटरनल तरीके से देखा जाए तो मेनली जो मेजर जो डायफ्राम को माना जाता है। टंग भी एक तरह से उसमें स्केलेटल मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए डायफ्राम को क्या होता है ना, जो हमारा बॉडी का डायफ्राम है, ये एक तरह का डॉम शेप का स्केलेटल मसल्स है, जो हमारे इनहेलेशन एक्सहेलेशन में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इन्वॉल्व होता है। अब इसको देखते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ये क्या होता है कि सी शेप का होता है, डॉम शेप का। ठीक है, जैसे धनुष होता है उस शेप का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं, जब श्वास लेते हैं, तो ये जो सी शेप का होता है वो नीचे आके स्ट्रेट लाइन बनने की कोशिश करता है। मतलब क्या होता है, पहले एक्सपांडेड कंडीशन में होती है, फिर क्या हो गया, ये बाद में कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक्सपांड कैसे करता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। जैसे हम चक्रासन कर रहे हैं, चक्रासन की शेप में हमारा कैसा बनता है, एक सी की तरह शेप बनता है। तो वैसे ही हमारा डायफ्राम मसल्स उसी शेप का होता है। ठीक है, जब हम चक्रासन करते हैं क्या होता है, हमारा पूरा जो हमारे जो फ्रंट के मसल्स हैं पूरा स्ट्रेच होते हैं, तो क्या हुआ, एक्सपांडेड कंडीशन में। अब जब हम उसका अपोजिट, उसका जो चक्रासन का काउंटर पोज करते हैं, पवन मुक्तासन, वो क्या है, वो एक तरह का क्या अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन फेज है हमारे बॉडी का। ठीक उसी प्रकार डायफ्राम में भी ये कंडीशन होती है। जब हम इनहेल करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो हमारा चेस्ट क्या होता है, एक्सपांड करता है। ठीक है, चेस्ट एक्सपांड करता है और डायफ्राम क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। डायफ्राम कहाँ होता है, जस्ट हमारे इसके आस क्या कहते हैं, अब्डोमिनल, जहां से हमारा स्टोमक स्टार्ट होता है, और लंग्स क्या होते हैं, उसके जस्ट अबव होते हैं। तो जब हमारा इनहेल करेंगे, जब हम सांस लेंगे, इमेजिन कीजिए, ध्यान से समझिएगा, पूरा कंसंट्रेशन बनाइए तो समझ में आएगा। क्या होगा कि जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा क्या होगा कि लंग्स एक्सपांड करेगा, लंग्स एक्सपांड करेगा और डायफ्राम को नीचे की ओर प्रेस करेगा। क्या करेगा, नीचे की ओर ले जाएगा। जब नीचे की एक्सपांड तो उससे क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए वो कहा जाता है अपोजिट है। जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बॉडी एक्सपांड करेगी लेकिन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब हम एक्सहेल करेंगे, यही जब एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा, हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये फिर वापस अपना शेप में आ जाएगा लंग्स। तो इसी प्रकार ये डायफ्राम भी अपने पोजीशन ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जब हम एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम एक्सपांड कर जाएगा। अब रीजन समझ में आया? सर
जी, जो फ्लैट सरफेस होगा वो एक्सेल के ड्यूरेशन में होगा ना? जो फ्लैट सरफेस होगा एक्सेल के दौरान नहीं, हाँ। नहीं, एक्सेल का फ्लैट नहीं, डॉम शेप का होगा। जब हम एक्सेल कर देंगे तो डॉम शेप का हो जाएगा। ठीक है, मैं डायग्राम से इसमें है क्या? नहीं है। हाँ, है, डायग्राम में है। इसको अभी हम समझाएँगे, आगे दिखाते हैं। ठीक है, ये इस शेप का होता है, देखिए, ये ना इस शेप का, जैसे धनुष तीर होता है ना, इस शेप का होता है धनुष। इस शेप का जब हम इन्हेल करेंगे, सोचिए जब हम इन्हेल कर रहे हैं, तो क्या करेगा? देखिए ये इन्हेलेशन को दिखा रखा है। जब हम इन्हेल करेंगे तो चेस्ट जो हमारा जो लंग्स होगा एक्सपांड करेगा। तो ये इसका जो देखिए ये सिंपल कंडीशन में क्या है? सी शेप का है, डॉम शेप का है। लेकिन जब ये एक्सपांड करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। जब हम इन्हेल करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। जब एक्सहेल करेंगे तो फिर दोबारा अपने पोजीशन पे सी शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है? इस डायग्राम से आपको देख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है डायफ्राम मसल्स। ये क्या होता है? लंग्स के जस्ट बिलो होता है और आपका जो स्टमक है रीजन है उसके पास होता है जस्ट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं डायग्राम से। ठीक है, तो ये मेन प्रोसेस है डायफ्राम का। अब इसमें कौन सा नर्व रेस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए पीछे कौन सा नर्व रेस्पॉन्सिबल होता है? फ्रेनिक नर्व। क्या नाम है? फ्रेनिक नर्व। और ये जो नर्व है वो कैसा नर्व है? स्पाइनल नर्व है। फ्रेनिक नर्व कैसा मसल नर्व है? स्पाइनल नर्व है। और इस सर्वाइकल रूट्स मतलब C3, C4 और C5 इन तीनों से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, फेरिक नर्व। और ये डायफ्राम को कंट्रोल करता है हमारे। ठीक है, डायफ्राम को हमारा कंट्रोल करता है कि कैसे इनहेल करना है, एक्सहेल करना, कब एक्सपांड करना, कब रिलैक्स करना। अगला मसल्स का नाम है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक चीज छूट गया, डायफ्राम आपको क्या ध्यान रखना है? ये इनहेलेशन में मेनली एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इनहेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको नीचे की ओर जाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सहेलेशन में ये अपने आप पैसिव तरीके से वापस आ जाता है। तो इनहेलेशन में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है डायफ्राम। ठीक है, ओके, फाइन। The next topic is our external intercostal muscles. External intercostal muscle क्या होता है? Intercostal nerves T1 to T11। जो हमारे intercostal muscle कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नर्व्स इसका जो इसका नर्व कनेक्शन है वो जो हमारा स्पाइनल नर्व T1 से T11 तक इसका रिलेटेड है, वो कंट्रोल करता है कि कैसे हमें एक्सटेंड करना है, कब मतलब कैसे एक्सपांड करना है, कैसे एंटर करना है। तो एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल मसल्स ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इंस्पायरेशन में। ठीक है, दूसरा एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स। कौन कौन से मसल्स हैं जो और ज्यादा हेल्प करते हैं? ये कब जो इंस्पायरेटरी एसेसरी मसल्स हैं ये जनरली ये तो इनफैक्ट एसेसरी मदद तो करते हैं, लेकिन खासकर जब हम फोर्सफुल इनहेलेशन, ठीक है, जब फोर्सफुल जैसे प्राणायाम वगैरह का प्रैक्टिस करते हैं उस समय ये और ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है, पैसिव से एक्टिव के रूप में आने लगता है। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, ये हमने कहाँ का मसल बताया था? गले का। गले का, बिल्कुल, बायोमेकेनिक्स में पढ़ाया था। स्क्लेना है, पोस्टीरियर सुपीरियर सेरेटस है, लेवेटर कोस्टेरनम है, पेक्टोरालिस है और इंटरकॉन्डल पार्ट ऑफ द इंटरनल कॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो इस तरह के ये मसल्स क्या करते हैं? ये इसका साथ में जुड़ा होता है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है ना, इंटरकॉन्डल इसके साथ ही जुड़ा होता है। तो ये मसल्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारे इंस्पायरेटरी रेज में, एक्सेसरी मसल्स हैं। ठीक है, पैसिव रूप में हेल्प करते हैं। अगला मसल्स है एक्सपायरेटरी मसल्स। एक्सपायरेटरी मसल्स में क्या क्या है? प्राइमरी और एक्सपायरेटरी मसल्स में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, ये प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स क्या है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं। और एक्सेसरी मसल्स में क्या है? सैरेटर पोस्टीरियर इंफेरियर बैक साइड में होता है। अब्डोमिनल मसल्स जो फ्रंट के मसल्स हैं ये हेल्प करते हैं, ये साइड वाइज होता है पोस्टीरियर मसल। ठीक है, अब्डोमिनल मसल्स जो हमारे अब्डोमिनल रेक्टस है ये भी हमारे एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। पल्मोनरी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट देखा जाए तो 3 मेन फैक्टर्स हैं। पल्मोनरी मूवमेंट्स मतलब पूरे जो हमारे लंग्स का इसका मूवमेंट्स में डायफ्राम मसल्स एलिवेट करता है, डिप्रेस होता है, रिब्स होता है और इलास्टिसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द लंग्स। इसका पूरा मैकेनिक्स भी हम समझेंगे आज ना, इसका पूरा मैकेनिक्स भी देखेंगे कि कौन कौन सा लॉ कैसे कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें। तो इसके लिए अलग अलग वे हैं।
3 वे टू इंक्रीज और डिक्रीज द लंग वॉल्यूम, ठीक है, 3 वे है जो हमारे लंग वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। इसके पीछे मैकेनिज्म देखते हैं। तो पहला वर्टिकल डायफ्राम, वर्टिकल डायफ्राम तो जो हमारा डायफ्राम है वर्टिकली एक्सपांड करता है, ठीक है। एंटेरियो पोस्टीरियर डायफ्राम, जो हमारा एंटेरियर साइड है और पोस्टीरियर साइड मतलब फ्रंट का बैक साइड का डायमीटर, वो कितना एक्सपांड करता है। ट्रांसवर्स डायमीटर, साइड वाइज साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड, वर्टिकल मतलब फ्रंट और बैक। तो इस तरह कैसे कैसे एक्सपांड करता है, कौन से मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग है और किस तरह से ये मसल्स जो है लंग वॉल्यूम इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो ये जो बी और सी है, एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर, ये किसके द्वारा एक्सपांड होता है? मसल्स दैट आर एलिवेट और डिप्रेस द रिब्स, जो रिब्स को एलिवेट और डिप्रेस करता है, ये सारे मसल्स इसमें रेस्पॉन्सिबल है। और जो वर्टिकल डायमीटर है, जो हमारा लंग्स की जो वर्टिकल डायमीटर है, वो कौन बढ़ाता है? डायफ्राम। कैसे देखते हैं? अभी डायग्राम से देखते हैं। वर्टिकल डायमीटर कैसे देखेंगे? ये देखिए, ये वर्टिकल डायमीटर को बढ़ा रहा है, ठीक है, ये डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम क्या करता है? वर्टिकल डायमीटर को हेल्प करता है इंक्रीज करने में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रांसवर्स साइड हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसवर्स, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और तीसरा क्या है? एंटेरियो पोस्टीरियर, मतलब फ्रंट और बैक, सामने और पीछे की बात की जाए तो फ्रंट और बैक, ठीक है, फ्रंट साइड और बैक साइड। ये तीन चीजों से क्या होता है? हमारा 3 तरीके से लंग का एक्सपांड करता है, ठीक है। अब डायफ्राम देखते हैं कि डायफ्राम कैसे रेस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है। is the most almost first method that the normal quick breathing is accomplished in both inspiration and expiration. सबसे पॉजिटिव तरीके से सबसे पहले डायफ्राम ही पार्टिसिपेट करता है, इंस्पायरेशन में भी एक्सपायरेशन में भी। the muscles that are elevate और depress the ribs, कौन कौन से मसल एलिवेट और डिप्रेस करते हैं? ये जो मसल्स एलिवेट और डिप्रेस करते हैं, एलिवेट मतलब ऊपर उठाना, डिप्रेस मतलब नीचे चले जाना, ठीक है, रिब्स को। जब आप सांस ले और छोड़ के देखिए, जब इनहेल करेंगे तो चास्ट एलिवेट होगा और जब एक्सहेल कर देंगे तो डिप्रेस हो जाता है। तो एड्स टू इंटर एग्जिट एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द थोरैक्स, जो एटमॉस्फेरिक एयर है और जो थोरैक्स है, थोरैक्स रीजन हमारा थोरैक्स है, इनके बीच में गैस एक्सचेंज करना, इंटर और एक्सचेंज करके करने में मदद करता है एलिवेट और डिप्रेस मसल्स। अगला इलास्टिसिटी एंड रिकॉइल ऑफ लंग, लंग की कितनी इलास्टिसिटी है, कितना वो इलास्टिक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे एयर है, गैस है, वो लंग्स के अंदर जो एटमॉस्फेयर एयर है और लंग्स के एयर है, तो इसके बीच में क्विक रिस्पायरेशन हो सकता है, गैस एक्सचेंज हो सकता है, जिसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। 2 तरह का रिस्पायरेशन होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल में क्या बताया कि लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जब गैस एक्सचेंज होता है तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है। जब आपका ब्लड और टिश्यू और सेल के बीच में एक्सचेंज होता है तो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। बट इन हैवी एक्सपायरेशन द एब्डोमिनल मसल्स विल इंटरफेयर। चलिए एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। मैंने रिस्पायरेशन का बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेशन बताया था आपको बायोमेकेनिक्स की क्लास में। बताइए व्हाट इज रिस्पायरेशन? मेन चीज ये पता होना चाहिए आपको। मैंने क्या बताया था? ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। क्या बताया था? ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हाँ, ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नॉन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में दोनों काम होता है, ब्रीदिंग एक पार्ट है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो हमारा फूड हमने इसको क्या एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था क्रैब साइकिल वगैरह, ये सारी चीजें वो इसी प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है। चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं। तो चेस्ट का एक्सपेंशन और इस तरह से, तो डायफ्राम ने हमने ये देखा था डायग्राम के माध्यम से, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब एक्सहेल करते हैं तो ये इस सी शेप का बना देता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपांड करता है, सॉरी, ठीक है। और इस तरह से अलग अलग चीजों को देख सकते हैं डायग्राम में। अब हम अलग अलग प्रिंसिपल देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा फिजिक्स के लॉ लगता है। पहला लॉ आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में केमिस्ट्री में, डाल्टन लॉ, ठीक है। ये क्या डाल्टन लॉ होता है कि जितना भी पार्शियल प्रेशर है,
ठीक है, किसी भी एयर का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल, हर एक गैस का अपना क्या प्रेशर है, उसको एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अलग अलग डिफरेंट सल्फर है, अलग चीजें हो सकती है, तो हर एक का अपना अपना प्रेशर है, उस प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कहते हैं। अब उस पार्शियल प्रेशर को सम को जोड़ देंगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, इसी को डाल्टन लॉ कहते हैं। ठीक है, जनरल कंडीशन में देखा जाए तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 mmSg, ठीक है, या फिर 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, इसको इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। अब देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, कि जो हमारे गैस का एक्सचेंज होता है बाहर की ओर होता है, तो ये मूवमेंट ऑफ गैसेस किसकी वजह से होता है, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस की वजह से। जो हमारा प्रेशर है इंटरनल और एक्सटर्नल की तरफ जब एक्सचेंज होता है तो मूवमेंट्स को क्या कह सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो जब प्रेशर डिफरेंस होता है तब ये जो गैस एक्सचेंज मतलब गैस का जो मूवमेंट से हो सकता है जब डिफरेंस होगा। क्या इस तरह से देखते हैं, इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाईएस्ट प्रेशर टू लोएस्ट, और हमेशा क्या होता है हाई टू लो की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, गैस का मूवमेंट्स ऑफ गैस कैसे होता है, हाई टू लो, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा, अगर हमारा बॉडी के अंदर इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर जाएगा। अगर बाहर की ओर ऑक्सीजन का, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो बाहर ऑक्सीजन है, बाहर की ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो अंदर की ओर स्टेबलिश हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है प्रेशर ग्रेडियंट। सर ये हमेशा हाईएस्ट से लोएस्ट क्यों जाता है, लोएस्ट से हाईएस्ट क्यों नहीं जाता? देखिए, हाई टू लो क्यों नहीं जाता, लो टू हाई क्यों नहीं जाता, ये प्रेशर ग्रेडियंट है कि क्योंकि किसी चीज का जो फ्लो है वो हाई टू लो इजी होता है। ठीक है, हाई टू लो इजी होता है, और किसी डिफरेंस देखा जाए तो हाई टू लो का सबसे बड़ा एक रीजन ये हो सकता है कि जो प्रेशर डिफरेंस इक्विलिब्रियम, हर चीज क्या करता है बॉडी, आप कहीं भी चीज देखेंगे तो क्या करता है अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। हर एक की इंटेंसिटी क्या है, हर एक की इंटेंसिटी क्या है, अपने इक्विलिब्रियम को क्या करता है, अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है। ठीक है, इसका और कई भी रीजन हो सकते हैं साइंटिफिक फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो ये मेजर रीजन मुझे जहां तक लगता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए हाई टू लो की तरफ बढ़ता है और इजी टू फ्लो होता है, किसी चीज को आप देखें, है ना। ये सारे रीजन हो सकते हैं और सारे रीजन हो सकते हैं जिसको हम आपको फाइंड करना है। अब अगला देखते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ में ये देखते हैं कि जो लंग वॉल्यूम है, जो लंग का वॉल्यूम है वो हमेशा व्हेन लंग वॉल्यूम्स इंक्रीज द प्रेशर डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, वॉल्यूम प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ यही बताता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ यही कहता है कि जो हमारा लंग वॉल्यूम है अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो लंग वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में होता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ये बॉयल्स का कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे, प्रेशर ग्रेडियंट पे, तो ये प्रिंसिपल अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में भी देखें तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ऊपर बढ़ेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे इंक्रीज बढ़ जाएंगे। अब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट, इसको तो हमने देख लिया मसल्स के हिसाब से। अब प्रेशर देखेंगे, तीन तरह का हमने प्रेशर देखा था, उन तीनों प्रेशर को समझते हैं वन बाय वन डायग्राम के साथ। पहला प्रेशर का नाम है इंट्राप्लूरल प्रेशर, या फिर इसका दूसरा नाम है इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ये कैसा प्रेशर है, इज इंट्राप्लूरल प्रेशर इज द प्रेशर एग्जिस्टिंग इन प्लूरल कैविटी।
ठीक है, प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। प्लूरल कैविटी क्या होता है, दो हमारे लेयर्स होते हैं, ठीक है, प्लूरा, विसरल और पैराइटल, दो लेयर है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। क्या बताया मैंने, जो लंग्स का आउटर लेयर है, ये आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, यही है प्लूरल कैविटी। ये क्या होता है कि लंग्स के जो आउटर लेयर है उसमें दो लेयर का होता है, विसरल और पैराइटल। इन दोनों लेयर के बीच में ये कैविटी होता है। कैविटी मींस खाली स्पेस, और इसमें क्या होता है, फ्लूइड बना होता है, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, जिसको प्लूरा कहा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इंट्राप्लूरल प्रेशर इज द प्रेशर एक्जिस्टिंग इन द प्लूरल कैविटी। जो प्लूरल कैविटी में प्रेशर है उसको इस तरह का इंट्राप्लूरल प्रेशर कहते हैं, और ये प्रेशर इसके बीच में होता है, प्लूरा में, ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड बाय द कंटिन्यूअल सक्सेशन ऑफ द फ्लूइड दैट लाइंस द प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये एक्सर्टेड होता है, जैसे जैसे फ्लूइड का सक्सेशन होगा, कंटिन्यूअस सक्सेशन होगा, और ये प्लूरल कैविटी का प्रेशर इंक्रीज कर, एक्सर्ट करता है। ये जो प्रेशर है ये एक्सर्ट करता है आउटसाइड की ओर, ठीक है। और ये हमेशा प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर होता है। कितना, -4 mmSg और -5 mmSg, थोड़ा बहुत देखिए, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा ये कम होता है। कम क्यों होता है, ताकि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो अंदर की ओर आराम से इजीली तरीके से आ जाए, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। हमने पिछले क्लासेस में बताया था, नेगेटिव प्रेशर्स लंग्स के आउटर साइड में अगर होगा तभी इंटरनल जो एक्सटर्नल एयर है वो इंटर प्रवेश करेगी। इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ टेंडेंसी ऑफ लंग्स, लंग्स को कोलैप्स करने से बचा लेता है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर वेनस रिटर्न, इसी प्रेशर की वजह से, इंटरनल जो प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है, इसकी वजह से वेनस रिटर्न, जो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लंग्स में आता है, हार्ट से लंग्स में इजीली तरीके से आ जाता है, और उसमें गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है, आपके ब्लड और एल्वोलाई के बीच में। तो ये इस रेस्पॉन्सिबल पार्ट होता है रिस्पायरेशन के दौरान। एक और चीज देखते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे, टाइम हो चुका है। इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर क्या होता है कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर इज द प्रेशर एक्जिस्टिंग इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। जो हमारे एल्वोलाई है उसके बीच में जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, तो एल्वोलाई में जो प्रेशर है उसको कहते हैं इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। दो शब्द है, इंटर और इंट्रा। इंटर शब्द मतलब हो गया दो अलग अलग जगह के बीच, ठीक है, अलग अलग रीजन है, और इंट्रा मतलब एक ही चीज के अंदर, ठीक है। पतंजलि यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो इंट्रा कहलाएगा। दो यूनिवर्सिटी के बीच में कोई फंक्शन हो रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी कहलाएगा। तो एल्वोलाई के अंदर ही होता है, उसे इंट्रा एल्वुलर प्रेशर कहते हैं। इसका ये कितना तक रेंज कर सकता है, जब हम श्वास लेते हैं इन्फलेशन तक, उसमें क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा। नेगेटिव प्रेशर से क्या फायदा है, मैंने क्या बताया कि जो एक्सटर्नल है, जो बाहर की ओर एटमॉस्फेरिक एयर है वो बॉडी के अंदर आएगा। जब हम एक्सपायर करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तभी तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की हो जाएगा, तो ये प्लस mmHg हो जाएगा, +1, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रेशर कॉजेज फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही गैस का एक्सचेंज हो पाता है। अब पार्शियल प्रेशर पे भी सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो बाहर की ओर जाएगा, जिस प्रेशर का पार्शियल प्रेशर कम होगा गैस का, वो अंदर की ओर स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वोलाई एंड, यही बात मैंने कहा, ब्लड हो चाहे बॉडी के बाहर हो, गैस एक्सचेंज इसी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर क्लास समाप्त। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन एल्वुलर एंड प्लूरल प्रेशर। एल्वोलाई और प्लूरल प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या, इज द डिफरेंस बिटवीन एल्वोलाई एंड, ये ऐसा प्रेशर है जो हमारे एल्वोलाई और प्लूरल प्रेशर, प्लूरल प्रेशर मतलब जो हमारी प्लूरल कैविटी थी उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहेंगे, ठीक है। It is a measure of the elastic forces in the lungs that tend to collapse the lungs at each instant of respiration, called recoil pressure. इससे क्या फायदा है, सबसे बेनिफिशियल, कि जो हमारा लंग्स है वो कोलैप्स नहीं करते हैं और रिकॉइल होने की कैपेसिटी है। तो जिससे हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारा जो लंग्स है वो जैसे बैलून को फुलाते हैं, तो हम जब प्रेशर डालते हैं तब वो उसका साइज बढ़ता है,
लेकिन जब वो साइज उसका हवा निकाल देते हैं उसके बाद अपने आप नहीं लेता, अपना अपना शेप नहीं लेता। तो हमारी ये जो लंग्स है वो वैसा नहीं है। लंग्स में क्या होता है, रिकॉइल हो जाता है, अपना पोजीशन दोबारा लेता है, किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, इलास्टिसिटी, एक तो इलास्टिसिटी उसमें बहुत अच्छा जो हमारे एल्वेलर सेल्स होता है उसमें इलास्टिसिटी होती है, और दूसरा हमारे प्रेशर काम करता है। ठीक है, तुरंत ही इंस्पायरेशन होने लगता है। एक्सपायरेशन के बाद तुरंत हमारे बॉडी में इंस्पायरेशन होता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारा लंग्स है वो रिक्वायल होने में अपना शेप और साइज ले लेता है। ठीक है, चलिए, किन्हीं